दोस्तों नमस्कार। दिन आ चुका है शुक्रवार का और हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर आपका फेवरेट न्यूज और अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि विकलांगता नहीं है अक्षमता। दृष्टिबाधित छात्र को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की अनुमति। पैरालंपिक फेंसर विभा सेन और झटका.org राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में विकलांगता डेटा को शामिल करने के लिए आए हैं एक साथ। समर्थनम ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए गूगल के साथ की है साझेदारी। सुनेंगे कुछ जॉब ओपनिंग्स। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कैमरा बंद रखना है ठीक, जानेंगे कैसे। लुइस कैपाल्डी ने टूरेट सिंड्रोम के प्रभाव को समायोजित करने के लिए सभी दौरों को किया रद्द। बिहार के सारण जिले में गो मांस ले जाने के संदेह में विकलांग मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की हत्या। भारत में लगभग 2/3 विकलांग लोग हैं बेरोजगार, जानेंगे आंकड़े। तमिलनाडु की विकलांग महिला को रोड टैक्स जीएसटी से मिलती है छूट। विकलांग छात्रों की शिक्षा पर बैठक। विकलांग जनों को तकनीकी से मिलता है सहयोग। दिव्यांगों को 20 आवश्यक उपकरण निःशुल्क। झारखंड के सोनुआ शिविर में 80 दिव्यांगजनों की जांच। उपकरणों के निःशुल्क वितरण को लेकर दिव्यांगों का परीक्षण। अभी तक आप प्रोग्राम में आज के शो की सारी हेडलाइंस सुन चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों आज की हमारी पहली खबर है मुंबई हाईकोर्ट से, जहां पर एक दृष्टिबाधित छात्र को फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा है कि एक समाज और राज्य सरकार के रूप में हमारा सामूहिक प्रयास उन लोगों की मदद करने के तरीके ढूंढना है जिन्हें सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक थेरेपी और फिजियोथेरेपी परिषद, जो फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम से संबंधित है, को उसके रुख के लिए कड़ी फटकार लगाई है और छात्र को आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 40% तक दृष्टिबाधित विकलांगता से पीड़ित छात्र जिल जैन द्वारा फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग करने वाली याचिका को वो स्वीकार करती है। परिषद ने जैन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि फिजियोथेरेपिस्टों को ऑपरेशन थिएटर्स, सर्जिकल इकाइयां और आईसीयू में भूमिका निभानी पड़ती है और इसीलिए फिजियोथेरेपी के अध्ययन या अभ्यास में किसी भी हद तक दृष्टिबाधित या दृष्टिहानि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे कई छात्र, वकील, सहायक और अन्य लोग हैं जो दृष्टिबाधित हैं और फिर भी भारत में कई अदालतों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। अदालत ने आगे कहा कि हमें नियामक परिषद के इस दृष्टिकोण पर अपनी गहरी निराशा और नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। संवैधानिक जनादेश बहिष्कार के और तरीकों को ढूंढना नहीं है।
हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि एक समाज के रूप में हमारा सामूहिक प्रयास और विशेष रूप से राज्य सरकार को उन लोगों की सहायता करने के लिए तरीके खोजने का निरंतर प्रयास होना चाहिए जिन्हें सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि केवल कम दृष्टि के दोष के आधार पर जैन का प्रवेश और अध्ययन बाधित या रद्द नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पैरालंपिक फेंसर विभा सेन के बारे में। पैरालंपिक फेंसर और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता विभा सेन विकलांग व्यक्तियों पर अपर्याप्त डेटा के संग्रहण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रमुख सामाजिक न्याय वकालत संगठन झटका.org के साथ जुड़ गए हैं। साथ में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित आगामी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 में विकलांगता से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 से विकलांगता से जुड़े कुछ सवालों को कम कर दिया गया है, जबकि कई सारे एक्टिविस्ट और विकलांग लोगों का ये मानना है कि सर्वेक्षण में विकलांगता से जुड़े सवाल अधिक मात्रा में शामिल किए जाने चाहिए और इस सर्वेक्षण से अधिक डेटा जमा किया जाना चाहिए। 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के बावजूद विकलांग व्यक्तियों पर व्यापक डेटा के संग्रह में महत्वपूर्ण अंतर अभी भी बना हुआ है। इस समस्या की गंभीर प्रकृति को पहचानते हुए विभा सेन का कहना है कि इसका समाधान खोजना और इस डेटा अंतर को कम करना महत्वपूर्ण है। सटीक डेटा का संग्रह विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन के आवंटन का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन की अपर्याप्त उपलब्धता का उनके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आवश्यक सहायता प्रणालियों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में भी बाधा आती है। NHFS 6 से जुड़े इस बहिष्कार पर अपनी चिंता व्यक्त करने और विकलांगता से जुड़े मुद्दों को अनदेखा करने की इस विचारधारा को चुनौती देने के लिए सेन ने झटका.org के साथ साझेदारी की है। वे संयुक्त रूप से अब मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध किए गए सभी विकलांगताओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षण में विकलांगता से संबंधित प्रश्नों को शामिल करे। सेन और झटका.org सभी के लिए समानता में विश्वास करते हैं और आश्वस्त है कि दयालु नागरिकों की आवाज को एकजुट करके वे सार्थक बदलाव ला सकते हैं। उनकी मांगों को बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बात सुनी जाए, वे नागरिकों से एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिखाने के लिए आह्वान करते हैं। दोस्तों, समर्थनम विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए गूगल के साथ अब साझेदारी कर रहा है। गूगल के पास विभिन्न नौकरी स्तरों और स्थानों पर रिक्त पदों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। उनके संक्षिप्त नौकरी विवरण, आवश्यक कौशल और दक्षताओं के साथ नौकरी रिक्तियों की सूची समर्थनम ने साझा की है। ये सूची हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 10 जुलाई। सूची कुछ इस प्रकार है। प्रोग्राम मैनेजर L4, प्रासंगिक कार्य का अनुभव 6 से अधिक वर्ष, स्थान मुंबई। डेटा साइंटिस्ट L4, प्रासंगिक कार्य का अनुभव 2 वर्ष से अधिक, स्थान बेंगलोर। उत्पाद प्रबंधक L4, प्रासंगिक कार्य का अनुभव 2 से अधिक वर्ष, स्थान हैदराबाद। वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर L5, प्रासंगिक कार्य का अनुभव 5 वर्ष से अधिक, स्थान बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर L3, L4, प्रासंगिक कार्य का अनुभव 2 वर्ष से अधिक, स्थान बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। इनमें से कोई भी भूमिका आपकी विशेषज्ञता और करियर आकांक्षाओं के अनुरूप है तो
आप 10 जुलाई से पहले समर्थनम के द्वारा इसके लिए गूगल फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। कृपया ये सुनिश्चित करें कि अपने फॉर्म को सटीक और अद्यतन जानकारी के साथ पूरा किया जाए। एक बार जब समर्थनम को आपका आवेदन प्राप्त हो जाता है तो इसकी समीक्षा की जाएगी और आगे के विचार के लिए उपयुक्त प्रोफाइल को गूगल की भर्ती टीम को अग्रेषित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि अंतिम चयन गूगल द्वारा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा। प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे नवीन और प्रभावशाली कंपनियों में एक में शामिल होने का ये एक अविश्वसनीय अवसर है। गूगल विविधता और समावेशन को महत्व देता है और वे सभी कर्मचारियों के लिए एक सुलभ और समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है या आवेदन प्रक्रिया में आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया बेझिझक समर्थनम की वेबसाइट से संपर्क करें। वे पूरी आवेदन प्रक्रिया और उसके बाद भी आपका समर्थन करने के लिए मौजूद रहेंगे। कृपया इस अवसर को व्यापक पहुंच के लिए अपने नेटवर्क में साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। समर्थनम आपका आवेदन प्राप्त करने और गूगल के साथ एक रोमांचक करियर यात्रा शुरू करने में संभावित रूप से आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम में जानते हैं प्रोजेक्ट डिस्कवरी के बारे में। क्या आपको कोई दिलचस्प और रचनात्मक सहायक समाधान मिला है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे कई नवोन्मेषी समाधान होते हैं जिन्हें हर साल देश भर में मान्यता मिलती है। जानना चाहते हैं कि इस अनूठे आंदोलन का हिस्सा कहां और कैसे बने? तो सुनिए प्रोजेक्ट डिस्कवरी के बारे में। प्रोजेक्ट डिस्कवरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये एक अखिल भारतीय अखिल विकलांगता आंदोलन है जो ज्ञात अज्ञात सहायक समाधान माने के असिस्टिव सॉल्यूशंस को ढूंढता है, उनकी पहचान करता है और विकलांग व्यक्तियों को इनोवेटर्स के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये एक परियोजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और गूगल द्वारा समर्थन दिया जाता है। इसमें आपको करना क्या है? 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाएं जिसमें आप अपना समाधान, अपना इनोवेशन साझा करें और 3 दिसंबर को पुरस्कार राशि जीतने के साथ साथ देश भर में पहचाने जाने के लिए एक मौका पाए। दोस्तों, जान ले कि आपका समाधान एक मामूली रबर बैंड या आलू की थैली से लेकर किसी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक भी हो सकता है, जिनका उपयोग किसी भी विकलांग व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन में मदद करने या समर्थन करने के लिए रचनात्मक तरीके से किया गया हो। भागीदारी की आयु की कोई सीमा नहीं है। भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की विकलांगता होना आवश्यक है। आप चाहे जितने भी वीडियोस शेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी निश्चित संख्या सीमा तय नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए लाइनें 19 मई से खुल चुकी है तथा ये 15 सितंबर 2023 तक खुली हैं। आपको अपना सहायक वीडियो समाधान साझा करना होगा गूगल ड्राइव्स के एक फॉर्म पर, जो प्रोजेक्ट डिस्कवरी द्वारा आपसे शेयर किया जाएगा। तो आइए तुरंत आप प्रोजेक्ट डिस्कवरी का हेल्पलाइन नंबर याद कर ले। ये नंबर है 9742872509। याद रहे 9742872509। ईमेल आईडी है projectdiscovery@enableindia.org। याद रहे projectdiscovery@enableindia.org। दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम में सुनते हैं थोड़ी सी हटके खबर। दोस्तों, अगर आप अक्सर ऑनलाइन मीटिंग्स में शामिल होते हैं और इस दुविधा में होते हैं कि कैमरा शुरू करे या बंद रखे, तो ये खबर है आपके लिए। कैमरा बंद रखना ही है ठीक। ये किसी आभासी बैठक को समावेशी बना देता है। चूंकि आभासी बैठकें अधिकांश लोगों के कार्य दिवसों का एक नियमित हिस्सा बनी हुई हैं। ऐसे माहौल का निर्माण करना जहां लोग अपने कैमरे बंद रखने के लिए सशक्त महसूस करें, कई कारणों से एक मजबूत प्रभाव डाल सकता है। कम दृष्टि वाले लोग या दृष्टिबाधित लोग ये देखने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनके सहकर्मी क्या देख रहे हैं, या उन्हें पता नहीं होता है कि कहां देखना है। कैमरे के सामने रहने से चिंता की स्थिति बढ़ सकती है।
सुनने में अक्षम या कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए कैमरे पर कार्ट या ASL का पढ़ना मुश्किल हो सकता है। ये उन लोगों का समर्थन करता है जिन्हें चिकित्सा देखभाल जैसे कि दवा, पूरक ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। ये बाहरी उत्तेजनाओं को और दृश्य विकर्षणों को कम करके ADHD वाले लोगों का समर्थन करता है। कई बार ऑटिस्टिक लोग जानकारी संसाधित करने में मदद करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। उंगलियां थपथपाना, आगे पीछे हिलाना, उत्तेजना पर ये उनकी स्वाभाविक रिएक्शन होती है, लेकिन कैमरे पर ऐसा करना उन्हें सहज नहीं लग सकता। दोस्तों, जितना हो सके आप इस बात को सोशल मीडिया चैनल्स पर भी साझा करें और आवाज और व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में एक शानदार बातचीत को बढ़ावा दें। ये याद रखना जरूरी है कि कैमरा बंद रखना कुछ लोगों के लिए उपयोगी भी हो सकता है। दूसरों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। एक खुला संवाद हमें एक साथ सीखने में मदद करता है और यही वास्तव में समावेशी कार्यस्थलों का निर्माण करेगा। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं 26 वर्षीय स्कॉटिश गीतकार लुइस कैपाल्डी के बारे में। उनका कहना है कि वो निकट भविष्य के सभी दौरे रद्द कर चुके हैं। लुइस कैपाल्डी ने आगामी दौरे रद्द करने की घोषणा की है। वो टूरेट सिंड्रोम के साथ रहने के प्रभाव को समायोजित करने के लिए निकट भविष्य के दौरों से ब्रेक ले रहे हैं। 26 वर्षीय इस स्कॉटिश गीतकार का बयान शनिवार को ग्लास्टनबरी में पिरामिड मंच पर उनके प्रदर्शन के बाद आया, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी और अपने सबसे बड़े हिट गाने में मदद के लिए दर्शकों पर वे निर्भर हो गए थे। जून की शुरुआत में ये घोषणा करने के बाद कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उत्सव की सभी तारीखें रद्द कर रहे हैं, सेट पर उनकी प्रस्तुति की वापसी हुई थी। शो के दौरान उन्होंने विशाल भीड़ से कहा कि ये संभव है कि ये लोग उन्हें कुछ ही देर के लिए देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एक ब्रेक लिया है। अपनी आगामी अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए उन्होंने बयान में लिखा है कि मैं इस तरह के शो के हर सेकंड का आनंद लेने में सक्षम था। मुझे उम्मीद थी कि 3 सप्ताह दूर रहने के बाद मैं सब कुछ सुलझा लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अभी भी अपने टूरेट्स के प्रभाव के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा हूँ और शनिवार को ये स्पष्ट हो गया कि मुझे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय बिताने की जरूरत है ताकि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो मुझे पसंद है। कैपाल्डी ने उन प्रशंसकों से माफी मांगी है जिन्होंने इस साल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया, ब्रिटेन और मध्य पूर्व के दौरे पर उन्हें प्रदर्शन करते देखने की योजना बनाई थी। उन्होंने लिखा है कि आप सभी गाने के जिस स्तर को सुनने के हकदार है, उस स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मुझे अच्छा महसूस करने की जरूरत है। मैं यथाशीघ्र ही वापस आऊंगा। दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं खबर बिहार से। औषधीय प्रयोजनों के लिए जानवरों की हड्डियों की खेप ले जाते समय भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया ड्राइवर भाग नहीं सका क्योंकि उसके एक पैर में स्टील की रॉड लगी हुई थी। आइए जानते हैं मामले को विस्तार से। बिहार के सारण जिले में गुरुवार आधी रात के आसपास 55 वर्षीय विकलांग मुस्लिम ड्राइवर मोहम्मद जहीरुद्दीन की भीड़ ने उस संदेह में हत्या कर दी कि वो गोमांस ले जा रहा था। पुलिस के अनुसार मॉब लिंचिंग तब हुई जब औषधीय प्रयोजनों के लिए जानवरों की हड्डियों को ले जाते समय ट्रक चालक को रोका गया। ये घटना बिहार के सारण जिले के जलालपुर थाने की खोरी पाकर इलाके में घटी, जब गौरा स्थित एक हड्डी फैक्ट्री की ओर जा रहा ट्रक बीच सड़क पर खराब हो गया, जिससे चालक को उसे ठीक करने के लिए रुकना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब ड्राइवर मदद मांगने लगा तो कुछ ग्रामीण ट्रक के पास आए और मांस और हड्डी की गंध आने पर उन्होंने पूछताछ करना शुरू किया। गोमांस ले जाने का संदेह होने पर उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। ट्रक के हेल्पर खुर्शीद अली ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि गौरा थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव के निवासी जहीरुद्दीन भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके एक पैर में स्टील की रॉड लगी हुई थी। वे चलने में अक्षम थे। ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की और फिर भाग गए।
बाद में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद उप जिलाधिकारी एसडीएम सदर संजय राय जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। सारण के पुलिस अधीक्षक एसपी गौरव मंगला ने कहा है कि 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 28 तारीख की रात पुलिस को सूचना मिली कि जलालपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को भीड़ ने पीटा है। बाद में पता चला कि वो पशुओं की हड्डियां लेकर गौरा स्थित हड्डी फैक्ट्री ले जा रहा था। दुर्गंध आने पर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमने दोषियों की पहचान कर ली है और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में कुछ और लोग भी शामिल है। गौरा हड्डी फैक्ट्री के मालिक हरूफ हैदर ने ईद की पूर्व संध्या पर हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हड्डियों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था और कहा कि कारखाना 50 वर्षों से अधिक समय से इस व्यवसाय में है। दोस्तों, अब जायजा लेते हैं भारत की उस विकलांग जनसंख्या का जो अभी भी नौकरी की तलाश में है। भारत में लगभग 2/3 या 64% विकलांग लोगों के पास नौकरियां नहीं है। कई पर्यवेक्षक वर्तमान स्थिति के लिए इन लोगों को काम पर रखने के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण और कुछ व्यवसायों के बीच झिझक को जिम्मेदार बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 26.9 मिलियन भारतीय लोग विकलांग हैं। पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम विकलांग महिलाओं के पास नौकरियां हैं। विकलांग पुरुषों में से लगभग आधे या 47% के पास काम है, जबकि केवल 1/4 या 23% विकलांग महिलाओं के पास रोजगार मौजूद है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। अल्प रोजगार को संबोधित करने के लिए कुछ सामाजिक संगठन ऐसे व्यक्तियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए काम और शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। कई कंपनियां विकलांग लोगों को काम पर रखने के लिए आगे नहीं आ रही हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ लघु उद्योग ऐसे भी हैं जो विकलांग कर्मचारियों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कैफे अर्पण, यहाँ पर सभी कर्मचारी विकलांग है। इसे 2018 में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा खोला गया था। कैफे की सह संस्थापक अतीशा महाजन ने कहा है कि कंपनियां अक्सर जागरूकता और समझ की कमी के कारण बौद्धिक विकासात्मक विकलांग लोगों को काम पर रखने से हिचकिचाती हैं। यश चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंध ट्रस्टी सुश्री अशिता ने कहा कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पाल्सी जैसी विकलांगता वाले व्यक्ति सामान्य समाज में अवसरों के हकदार होते हैं। वे काम करने में सक्षम समझे जाने के पात्र होते हैं। वे सामाजिक जीवन जीने में सक्षम होते हैं। कैफे अर्पण आज कर्मचारियों में एक स्वागतकर्ता बन चुका है और इसकी एक सर्वर है आरती नागरकर, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ये स्थिति उसकी वाणी और मोटर कौशल को प्रभावित करती है, लेकिन वो अभी भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है और अपने काम के माध्यम से लोगों से मिलना पसंद करती है। उनके लिए काम उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने अभिवादन का जिक्र करते हुए कहा, मैं लोगों को नमस्ते करती हूँ और मैं अभिवादन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कैफे अर्पण में आपका स्वागत है। सुश्री आरती के परिवार ने कहा कि काम करने में सक्षम होने से उन्हें जीवन का एक नया मौका मिलता है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई कंपनियां अभी भी विकलांग लोगों को काम रखने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें समान मौका नहीं दिया गया है। भारतीय गैर लाभकारी संगठन ADAPT यानी कि एबल डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर, सक्षम और विकलांग लोग सभी लोग एक साथ, की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना मुखर्जी बताती है कि वे विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत खुले वातावरण को ढूंढ रही है। ये एक लंबी खोज साबित हो रही है जो कि काफी दुखद है। ये एक दुखद टिप्पणी है कि कैसे भारत में अभी भी लोग अपने पूर्वाग्रहों और कलंकों से दूषित है।
दुर्भाग्य से कई कारणों से किसी विकलांग व्यक्ति के लिए किसी निगम में जाना और साक्षात्कार देना बेहद मुश्किल काम है। स्थिति में सुधार के उद्देश्य से सरकारी प्रयास जारी है। कानून के अनुसार 4% सरकारी नौकरियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। कानून में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को विकलांग लोगों के रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और उन्हें अपने श्रम बल का 5% बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि विभिन्न अनुमान बताते हैं कि भारत की शीर्ष कंपनियों में विकलांग कर्मचारियों की संख्या केवल 0.5% है। देश में विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया गया। सुश्री भावना ने कहा है कि ये नीतियां कागजों पर और फाइलों में ही हैं, लेकिन क्या इन्हें समग्रता से लागू किया जा रहा है? नहीं, उन्हें समग्रता से लागू नहीं किया जा रहा। दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं खबर मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से। यहाँ की मदुरई खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को दृष्टिबाधित महिलाओं को उनके द्वारा खरीदी गई नई कार के लिए रोड टैक्स और जीएसटी का भुगतान करने से छूट देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीटी आशा ने 100% विकलांगता से पीड़ित करुणिया सीलावती को कर में छूट की मांग करने वाली उनके आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राहत दी है। करुणिया के अनुसार मोटर वाहन कर में रियायत की मांग करने वाले उनके अनुरोध को इस आधार पर खारिज किया गया था कि उनके वाहन की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इस प्रकार इसे अनुकूलित वाहन नहीं माना जाएगा। जीएसटी से छूट के अनुरोध को भी एक पंक्ति के आदेश के साथ खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि योजना केवल लोकोमोटर विकलांगता वाले आवेदकों के लिए है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशा ने कहा है कि सीलावती आने जाने के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर होती हैं और एक महिला होने के नाते वर्तमान परिदृश्य में टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करना उनके लिए एक डरावना विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंने दिसंबर 2020 में एक मामले में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत द्वारा पारित एक आदेश पर भी ध्यान दिया, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया था। 2020 के आदेश में आयोग ने माना था कि पूर्ण अंधापन या श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति कभी भी अकेले वाहन नहीं चला सकती है और इन सभी व्यक्तियों को जीएसटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स आदि के संदर्भ में रियायत देने के लिए नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। न्यायाधीश ने बताया कि अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को 1 महीने के भीतर छूट देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, खबर है तिरुवनंतपुरम से। यहाँ पर मैजिक प्लैनेट, कज्जाकुट्टुम के विभिन्न कला केंद्र और अमेरिका के एडेल्फी विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से विभिन्न विकलांग छात्रों की व्यापक शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुधवार सुबह 10 बजे केंद्र में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किशोरावस्था से वयस्कता तक उनके संक्रमण में मदद करने के लिए बेहतर समाधान ढूंढना है। द्विवार्षिक कार्यक्रम को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समर्थित किया गया है। डिफरेंट आर्ट्स सेंटर के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक गोपीनाथ मुथकड़ ने कहा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य इन बच्चों के लिए आगे की संभावनाओं पर चर्चा करना और वयस्क दुनिया में उनके संक्रमण को यथासंभव आसान बनाना है। कॉन्क्लेव में स्वतंत्र जीवन कौशल, व्यवसाय कौशल, कॉलेज शिक्षा, रोजगार, रिश्ते, कामुकता, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण और दिव्यांग बच्चों के लिए दैनिक जीवन की गतिविधियों पर विशेषज्ञ व्याख्यान दिए जाएंगे। लगभग 20 देशों के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं के भाग लेने के साथ ये छात्रों और शोधकर्ताओं और अभिभावकों के लिए विशेषज्ञों के साथ खुली बातचीत और चर्चा करने का अवसर होगा। इसका समापन शुक्रवार को होगा। दोस्तों, खबर है अहमदाबाद से।
ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन BPA में दृष्टिबाधितता से पीड़ित 18 वर्षीय छात्र मोहम्मद मोइन अपने सामने आने वाले व्यक्ति को जान सकता है, बैनर पढ़ सकता है और यहाँ तक कि मुद्रा नोटों की पहचान भी कर सकता है। ये सब उस चश्मे से जुड़े कैमरे की बदौलत है जो संकेत देता है उसके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन को। आपको बता दें कि मोइन BPA में प्रौद्योगिकी के प्रोटोटाइप के 12 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चश्मे दृष्टिबाधित लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि 27 जून को विकलांगता पथ प्रदर्शक की जयंती मनाने के लिए हेलेन केलर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दौरान शहर आधारित विशेषज्ञों ने कहा कि विकलांग व्यक्ति सहायक प्रौद्योगिकी में एक सहयोगी ढूंढ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि बहुविकलांगता वाले लोगों के पास पढ़ने और लिखने दोनों के लिए ब्रेल लिपि वाले विशेष कीबोर्ड्स होते हैं। स्मार्टफोन में पहले से ही इंस्टॉल स्क्रीन रीडर्स होते हैं और जो सुन नहीं सकते उनके लिए किसी वीडियो के लिए कैप्शंस भी दिए जाते हैं। स्मार्ट वॉकिंग स्टिक जैसे उपकरण भी उन्हें बाधाओं का सामना किए बिना नेविगेट करने में मदद करते हैं। BPA के महासचिव भूषण पुनानी नवीनतम सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ अद्यतन रहने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी विकलांग लोगों के साथ काम करते हैं, इसीलिए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों से अपडेट रहना महत्वपूर्ण है जो संचार और शिक्षा के उद्देश्यों में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा है कि वो सुगम्य सहायता योजना के तहत विकलांग लोगों को मुफ्त उपकरण उपलब्ध कराएगी। इसमें कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने 20 प्रकार के आवश्यक उपकरणों की एक सूची तैयार की है। एक अधिकारी ने कहा कि विभाग उपकरण वितरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करेगा। जिन लोगों की विकलांगता 40% या उससे अधिक है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और प्रमाण पत्र जमा करना होगा। योजना को लागू करने के लिए विभाग जल्द ही भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा। उपकरणों में मोटर चालित ट्राइसिकल, स्मार्ट स्टिक, फोल्डिंग एक्टिव व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकर और रोलर और शॉर्ट हैंड मशीनें शामिल होंगी। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं झारखंड से। यहाँ पर सोनुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए कुल 80 दिव्यांगों की जांच की गई। शिविर में सदर अस्पताल व अन्य अस्पताल से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की। मौके पर हड्डी रोग संबंधित 56 व कान नाक से संबंधित 24 की जांच की गई। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश बिरुली, नेत्र रोग विशेषज्ञ सेलिन सोसन टोपनो, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, ऑडियोलॉजिस्ट मनोज कुमार यादव, MPW ब्रज मोहन लागुरी ने जांच की। इस शिविर का आयोजन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पराव माझी की देखरेख में हुआ है। इस दौरान BDO नंद जी राम और CO सागरी बराल ने शिविर का जायजा भी लिया। दोस्तों, खबर है बिहार के आरा से। यहाँ पर सहायक उपकरणों के निशुल्क वितरण को लेकर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एमलीको की ओर से शिविर में चयनित दिव्यांगों को नित्य जीवन में उपयोग में आने वाले सहायक उपकरण दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री RK सिंह के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन भोजपुर जिले के प्रत्येक प्रखंड में किए जाने का समय तय कर दिया गया है। शिविर में दिव्यांगों को पहचान प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। वैसे दिव्यांग जिन्होंने 3 वर्ष के भीतर अथवा राज्य सरकार से सामाजिक योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ लिया है, उन्हें उपकरण प्राप्त नहीं होगा। मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि विकलांगता नहीं है अक्षमता,
दृष्टिबाधित छात्र को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की अनुमति। पैरालंपिक फेंसर विभास सेन और झटका.org राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में विकलांगता डेटा को शामिल करने के लिए आए हैं एक साथ। समर्थनम ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए गूगल के साथ की है साझेदारी। सुनेंगे कुछ जॉब ओपनिंग्स। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कैमरा बंद रखना है ठीक, जानेंगे कैसे। लुइस कैपाल्डी ने टूरेट सिंड्रोम के प्रभाव को समायोजित करने के लिए सभी दौरों को किया रद्द। बिहार के सारण जिले में गो मांस ले जाने के संदेह में विकलांग मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की हत्या। भारत में लगभग 2/3 विकलांग लोग हैं बेरोजगार, जानेंगे आंकड़े। तमिलनाडु की विकलांग महिला को रोड टैक्स जीएसटी से मिलती है छूट। विकलांग छात्रों की शिक्षा पर बैठक। विकलांगजनों को तकनीकी से मिलता है सहयोग। दिव्यांगों को 20 आवश्यक उपकरण निःशुल्क। झारखंड के सोनुआ शिविर में 80 दिव्यांगजनों की जांच। उपकरणों के निःशुल्क वितरण को लेकर दिव्यांगों का परीक्षण।